बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। थरेसिया यानी मेडिलिना का रवैया अजीब था। इमरान उलझन में पड़ गया। उसने बाउल्दे सौफ के नेगेटिव से मुतालिक न सिर्फ उसके बयान को सही तस्लीम कर लिया था, बल्कि ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी मदद करना चाहती हो। लेकिन मदद, कैसी मदद? ऐसे हालात में इसके अलावा और क्या मदद हो सकती थी कि वो इसके फरार के लिए आसानियां पैदा करती? मगर क्यों? तो क्या वो नहीं चाहती कि उसे किसी किस्म की सजा दी जाए? तो फिर उसे गिरफ्तार ही क्यों किया गया था? वो सोचता रहा। जोसेफ और जेमसन ताश खेल रहे थे। पीने पिलाने से मुतालिक अब जोसेफ एहतियात बरतने लगा था। शदीद तलब महसूस होने पर बस इतनी ही पीता था कि दिमाग किसी कदर गर्म हो जाए। दफतन इमरान उठकर उनके करीब आ बैठा और जेमसन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अभी तक मरीख की कोई दूसरी मकड़ी भी नजर नहीं आई। खुदा करे कभी नजर भी ना आए बॉस। जोसेफ ताश के पत्तों से नजर हटाए बगैर बोला, तुम वाकई अजीब हो बॉस। दुनिया की कैसी कैसी हसीनाओं को ठुकरा कर मकड़ियों के पीछे दौड़ पड़े हो। ऐसा भी होता है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मैंने तो ना कभी देखा, ना सुना, जोसेफ ने कहा। क्रोची का चेहरा मुझे भी पसंद था, जेमसन ने कहा। पता नहीं तराचा पहुंचने पर उसका क्या हशर हुआ हो। बागियों ने उसकी वालदा के अंडे तोड़ दिए थे, जोसेफ ने कहा, और अचानक उस पर हंसी का दौरा पड़ गया। पत्ते हाथ से रख दिए और पेट दबाए हंसता चला गया। इमरान ने पहली बार उसे इस तरह हंसते देखा था। वो हैरत से पलकें झपकाता रहा। सीधा होता है या जमाओ एक धूल? बिलाखिर इमरान बोला, और वो दोनों हाथों से पेट दबाए हुए सीधा हो बैठा और हंसी अंदर ही अंदर घुटती चली गई। बड़ा मजा का खेज हुलिया हो गया था। उसकी वालदा के अंडों ने तुझे जिंदगी में पहली बार इतनी मुसरत बख्शी है। इमरान ने फिर आंखें निकाली। बॉस, मैं सोच रहा था कि तुम अंडों की देखभाल कैसे करते। मरीख की आबो हवा शायद तुझे रास नहीं आई, इमरान बोला। नहीं बॉस, सोचने की बात है, जोसेफ ने कहा। ये तेरा दर्द सर ना होता, मेरे सोचने की बात थी। तेरा दम क्यों निकलने लगा था? इमरान बोला। तुम्हारा दर्द सर? मेरा दर्द सर है बॉस। अगर तुम अंडों को वक्त ना दे सकते तो मैं देता। सर हथेली पर रखकर उनकी हिफाजत करता और माई लेडी क्रोची आराम से अपनी ख्वाबगाह में सोया करती, जोसेफ ने कहा। जरा देखना, इमरान ने जेमसन से कहा। यह खबीस जिंदगी में पहली बार मेरा मजाका उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कह रहे हो बॉस? मेरा सर तुम्हारे पैरों पर कुर्बान। मैं संजीदगी से इस मसले पर गौर करता रहा हूँ। यहाँ पीने के बाद से? इमरान ने सवाल किया। यही बात है बॉस, इसी के बाद मैं हर मसले पर संजीदगी से गौर करने लगा हूँ, जोसेफ ने कहा। खबरदार, अब इसे एक कतरा भी ना मिले, इमरान ने जेमसन को गुस्सा दिखाकर कहा। मैं इस पर भी संजीदगी से गौर करने को तैयार हूँ, जोसेफ बोला। अपने पत्ते उठाओ और खेलो, जेमसन ने कहा। सचमुच इमरान जोसेफ को हैरत से देख रहा था। उसे कभी उससे इस तरह का ठटोल नहीं किया था। यस मास्टर किस्म का आदमी था। बहरहाल वो उसे पुरतशवीश नजरों से देखता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। वो दोनों फिर खेल में मसरूफ हो गए। इमरान के जहन पर किसी कदर काहिली मुसल्लत हो चली थी, लिहाजा इस कैफियत से पीछा छुड़ाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना शावर बाथ ले लिया जाए। लिहाजा उसने बाथरूम का रुख किया। कोट उतारते वक्त जेब में कोई ऐसी चीज महसूस हुई जो पहले नहीं थी। हाथ डालकर उसे टटोला, फिर जेब से निकाल लिया। ये एक लिफाफा था जिस पर उसी का नाम तहरीर था। बड़ी बेसब्री से उसने लिफाफा चाक करके पर्चा निकाला और तहरीर पढ़ने लगा। पर्चे की तहों के दरमियान जर्द रंग की एक छोटी सी टिक्किया भी रखी हुई थी, जिसे उसे बड़ी एहतियात से कोट की अंदरूनी जेब में डाल दिया। इस अमल की मुहर्रिक भी वही तहरीर हुई थी। किसी ने लिखा था, इस टिकिया को एहतियात से रखो ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। जल्द ही तुम्हें इस कमरे से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जहां तुम्हें कन्फेशन चेयर पर बिठाकर कुछ एतराफ़ात कराए जाएंगे और तुम सच बोलने पर मजबूर हो जाओगे। तुम्हें पहले भी हमारी कन्फेशन चेयर का तजर्बा हो चुका है, लेकिन ये जर्द टिकिया तुम पर बरकी लहरों को असरअंदाज नहीं होने देगी और तुम नहायत सफाई से झूठ बोलते चले जाओगे और वो उसे सच समझने पर मजबूर होंगे। इसके बाद मैं देखूंगी कि तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जैसे ही तुम्हें इस कमरे से ले जाया जाने लगे, तुम ये टिकिया किसी वसवसे को राह दिए बगैर निकल देना। अगर इसके खिलाफ किया तो मारे जाओगे। इस खत को पढ़ते ही जाया कर देना। इमरान ने तवील सांस ली और खत को दोबारा पढ़ने लगा।
फिर उसे नहाने का इरादा मुलतवी कर दिया और ख़त और लिफाफे को पुर्जे पुर्जे करके फ्लश में बहा दिया और बाथरूम से फिर कमरे में आ गया। अब उसे इंतजार था कि कब कौन उसे कहाँ लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद मेडिलिना ही कमरे में दाखिल हुई और जेमसन ने गुस्सीले लहजे में कहा, आवाज दी बगैर ही चली आई हो इस बार। कभी अपने तौर पर दरवाजा खोल लेती हो और कभी शाइस्ता लोगों की तरह इजाजत तलब करती हो। मुझे अफसोस है योर एक्सीलेंसी। कहें तो बाहर जाकर दोबारा आऊं इजाजत तलब करके। आइंदा ख्याल रखना, जेमसन ने कहा। मेडिलिना ने इमरान से कहा, तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। अच्छा, इमरान ने खुश होकर कहा। मरीज पर पहुंचते ही मेरा एक कान बंद हो गया था और छींक आते आते रुक जाती है। मेडिलिना खामोश रही। फिर कमरे से निकलते निकलते जर्द टिकिया इमरान के हलक में उतर उतर गई। आखिर मेडिकल चेकअप की जरूरत क्यों पेश आ गई? इमरान ने उससे पूछा। तुम्हारे सिस्टम पर मरीज की आबो हवा के असरात का जायजा लिया जाएगा। जोसेफ ने क्या कसूर किया है? उसे 24 घंटे शराब से अलग रखने के बाद ही चेकअप हो सकेगा, जवाब मिला। माकूल बात है, लेकिन मरीज की शराब भी बेहद खौफनाक है। जोसेफ जैसा बलानोश नाचने लगा था, इमरान बोला। एक बेहद तल्ख और रसीले फल से तैयार की जाती है, मेडिलिना ने कहा। वो एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो किसी बड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का मंजर पेश कर रहा था। मेडिलिना इसे वहीं छोड़कर चली गई। दो अफराद पहले से वहां मौजूद थे, जिन्हें मेडिलिना ने बड़े अदब से सलाम किया था। एक ने इमरान को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं यहाँ हल्का सा दर्द महसूस कर रहा हूँ, इमरान अपनी बाएं पसली के नीचे टटोलता हुआ बोला। और जब से यहाँ आया हूँ कोई छींक नहीं आई। हालांकि जहनी तौर पर चाकू चौबंद रहने के लिए छींक बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ तो नाक में बत्ती करने के बावजूद भी नहीं आ रही। इमरान बोला। तुम बैठो तो हम अभी सब कुछ देख लेते हैं, एक ने सद लहजे में कहा। इमरान बैठ गया। कुर्सी के हट्टे से चमड़े के तस्मे भी लटक रहे थे, जिनसे इसके हाथों को कस दिया गया। यही बर्ताव पैरों के साथ भी हुआ। अब उसके चारों हाथ पांव कुर्सी के हथों और पायों से जकड़े हुए थे। फिर करीब ही के एक स्विच बॉक्स का स्विच ऑन किया गया और इमरान के कानों में तेज सीटियां सी बजने लगी और बेहद तेज रोशनी से आंखों को दो चार होना पड़ा। सर चकरा कर रह गया, लेकिन इसके हवास खता नहीं हुए थे। उसका जहन काबू में था। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। तेज रोशनी गायब हो गई और आंखों में अंधेरा सा समा गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दफतन उससे सवाल किया गया, तुम्हारा नाम क्या है? अली इमरान। तुम किसके लिए काम करते हो? महकमा ख्वाजा की सीक्रेट सर्विस के लिए। बाउल सौफ वाली पेंटिंग से तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? पूछा गया। ब्राजील से मुतालिक कोई दस्तावेज इसमें पोशीदा है। गधी के शेड में ब्राजील का नक्शा मौजूद है, लेकिन गधी के बच्चे में भी कुछ ना कुछ जरूर है। इमरान बोलता चला गया। कुछ ना कुछ से क्या मुराद है? इसमें भी कुछ पोशीदा है जो मेरी समझ में नहीं आ सका। गालिबन वो भी कहीं का नक्शा ही है, इमरान ने कहा। तुमने तस्वीर का नेगेटिव तैयार किया था, वो कहाँ है? स्लाइड बनाते वक्त ज़ाया हो गया था और मैं स्लाइड्स के एक सेट के अलावा और कोई सेट तैयार नहीं कर सका था। कम से कम 3 सेट बनाना चाहता था, एक अपने महकमे के लिए, एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए और एक अपने लिए। मेडिलिना को कब से जानते हो? मुतहर्रिक चट्टानों से लुढ़कने के बाद जिस कमरे में पहुंचा था, उससे दूसरे कमरे में मुंतकिल होने के बाद उससे मुलाकात हुई थी। शायद तुमने उस पर T3B होने का शुबा भी किया था, सवाल किया गया, जो कतई गलत फहमी पर मबनी था। मुझे तुम्हारी तंजीम की हर औरत T3B मालूम होती है, इमरान ने जवाब दिया। ऐसा क्यों है मिस्टर इमरान? सवाल किया गया। क्योंकि मैंने उसकी असली शक्ल आज तक नहीं देखी। हमारे रिकॉर्ड में उसकी कोई तस्वीर नहीं है। क्या आवाज से भी उसे नहीं पहचान सकते? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो आवाज बदलने की माहिर भी है, इमरान बोला। क्या मेडिलिना की आवाज में तुमने उसकी किसी बदली हुई आवाज की झलकियां महसूस की थी? सवाल किया गया। नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ता। इसके बाद उससे कोई सवाल नहीं किया गया था। आंखों से अभी कुछ नहीं समझाई देता था। वो सिर्फ सवाल करने वाले की आवाज सुनता रहा था। फिर अचानक उसने अपने शाने में चुभन महसूस की। शायद किसी किस्म का इंजेक्शन दिया गया था। फिर सचमुच उसका जहन भी तारीकी में डूब गया। पूरी तरह बेहोश हो गया था। दोबारा आंख खुलने पर जोसेफ और जेमसन को अपने ऊपर झुके हुए देखा। जोसेफ उसे आवाज दे रहा था। बॉस, खुदा के लिए आंखें खोलो। ये कैसा मेडिकल चेकअप था? सब ठीक है, इमरान ने उठ बैठने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, आप कुछ देर आराम कीजिए, जेमसन ने पीछे हटते हुए कहा। हाँ बॉस, डॉक्टर की यही हिदायत है,
लेकिन एक ऐसा मेडिकल चेकअप था, तुम बिल्कुल बेहोश थे और तुम्हें स्ट्रेचर पर यहाँ लाया गया था। जोसेफ ने कहा। मुझे बस इतना याद है कि एक कुर्सी पर बैठा था, हाथ पैर कस दिए गए थे, रोशनी हुई थी और सीटियां बजी थीं। फिर कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। इमरान बोला। रोशनी और सीटियां? जेमसन ने हैरत से कहा। हाँ और क्या, यहाँ तक तो मुझे अच्छी तरह याद है। इमरान बोला। मुझे हैरत है। जेमसन बोला। किस बात पर? इमरान ने पूछा। इसी मेडिकल चेकअप पर, जेमसन ने कहा। जोसेफ का भी होगा, इमरान ने बेहद खुश होकर कहा। लेकिन पहले इस शराब का 24 घंटे का फाका कराया जाएगा। खुदा की पनाह, जोसेफ जल्दी से बोला। जरूरत ही क्या है मेडिकल चेकअप की? देखेंगे कि मरीज पर पहुंचकर कहीं तू भी अंडे तो नहीं देने लगेगा। बाज हालात में यहाँ जिन्स भी बदल जाती है। इमरान बोला। अभी तक तो ठीक हूँ बॉस, वो खौफजदा लहजे में बोला। हो सकता है कि तुझे पता ही ना हो। इमरान ने कहा। यह कैसे मुमकिन है? अंदर से बदल गई हो, तुझे क्या पता चलेगा? इमरान बोला। नहीं नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी से मेरा भी चेकअप करा दो। जोसेफ बोला। इसे अलग ले जाकर तसल्लियां दो, इमरान ने जेमसन से कहा। चल भाई। नहीं बॉस, जोसेफ गिड़गिड़ाया, मुझे अपने पास ही रहने दो। जेमसन भी बुरा आदमी नहीं है, इमरान ने कहा। ये बात नहीं है बॉस, जोसेफ झींप कर बोला। दफा हो जाओ, मुझे आराम करने दो। इमरान हाथ हिलाकर बोला और वो दोनों वहीं जा बैठे जहां कुछ देर पहले ताश खेल रहे थे। इमरान बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा। मेडिलिना बिलाशुबा थ्रेसिया थी, लेकिन अपने साथ उसका ये रवैया बड़ा अजीब सा नजर आ रहा था। और कन्फेशन चेयर पर आखिर थ्रेसिया के मुतालिक उससे सवालात क्यों किए गए थे? वो लोग उसे थ्रेसिया के बारे में क्या जानना चाहते थे? शायद ये पूरी इमारत बुक्ड है और जगह जगह टेलीविजन कैमरे छुपे हुए हैं। शायद इसलिए वो इससे गुफ्तगू करने के लिए इमारत से बाहर निकाल कर ले गई थी। एक बार पहले भी उसने अपने मकसद के लिए इमरान को इस्तेमाल किया था और इमरान ने उसे जीरो लैंड के एक बागी से निजात दिलाई थी। क्या इस बार भी कोई ऐसा ही चक्कर है? उसने आंखें बंद कर ली। इस वाक़े के बाद मेडिलिना से दूसरी मुलाकात के लिए मुस्तरब होना फितरी अमर था, लेकिन वो ना आई। हत्ता कि रात हो गई। जोसेफ और जेमसन अपनी अपनी जगहों पर ऊँग रहे थे, क्योंकि इमरान ही ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वही बात बात पर कोई नया शोशा छोड़कर उनके जहनों को जगाए रखता था। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और जेमसन ने चौंक कर रिमोट कंट्रोल के पुश स्विच पर उंगली रख दी। दरवाजा खुल गया, लेकिन आने वाली मेडिलिना की बजाय कोई सफ़ेद फार्म औरत थी। उसने जोसेफ की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम चलो। इमरान भी उठ बैठा। जोसेफ अहमकों की तरह मुंह फाड़े उस औरत को देख रहा था। ये एक मौमर और खासी तवाना औरत थी। जिस्मानी कुव्वत का इजहार आंखों से होता था। मैं कहाँ चलूँ? जोसेफ बिलाखिर बोला। क्लिनिक में। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ मोहतरमा, मुझे क्लिनिक में जाने की क्या ज़रूरत है? जोसेफ ने कहा। तुम्हें मेडिकल चेकअप के लिए तैयार होना है। तुम्हारे साथी का भी हुआ था। ये तैयारी कैसे होगी? वहीं बता दिया जाएगा। मैं तनहा कहीं नहीं जाऊंगा, जोसेफ ने कहा। जाओ, इमरान हाथ हिलाकर बोला। बॉस, जाता है या उठूं? जोसेफ मसमसी सी सूरत बनाकर रह गया, लेकिन औरत बोली। तुम चाहो तो इसके साथ चल सकते हो, इसका खौफ फितरी है। मैं खैफ नहीं हूँ, जोसेफ घुराया, लेकिन 24 घंटे शराब से दूर नहीं रह सकता। ये ज़रूरी है। लेकिन मेडिकल चेकअप तो ज़रूरी नहीं है, जोसेफ ने कहा। बिल्कुल ज़रूरी है, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मरीज पर आने वालों के कभी कभी दुम भी निकल आती है, अगर बर वक्त रोकथाम ना कर ली जाए। इसलिए मेडिकल चेकअप ज़रूरी होता है, इमरान ने बोला। औरत ने एक बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट कर गला घोटने की कोशिश की। इमरान उठता हुआ बोला। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। नहीं मिस्टर, मैंने यूं ही कह दिया था, आप साथ नहीं जा सकते। औरत बोली। देखा तूने, आखिर जलील कराई दिया ना। खुदा करे अब सचमुच तेरी जिंस ही बदल जाए। इमरान बोला। बददुआ तो ना दो बॉस, जोसेफ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। बस अब दफा हो जा, इमरान हाथ हिलाकर बेजाई से बोला और जोसेफ बसोरता हुआ उसके औरत के पीछे चल पड़ा। उनके चले जाने के बाद जेमसन ने दरवाजा बंद कर दिया और इमरान से बोला, ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम उन्हें इस तरह समझने की कोशिश कर रहे हो जिस तरह जमीन पर समझा करते थे, मिस्टर जुमन। अरे अरे, ये क्या, आप बेइज्जती कराएंगे किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? वो सब मुझे सिर्फ जेमसन समझते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इमरान ने कहा। अगर आज तक कोई जुम्मन गवर्नर हो सका हो तो बता दीजिए, जेमसन ने कहा। जीरो लैंड में सब चलता है, इमरान बोला। जी नहीं, हम बहुत एडवांस्ड हैं। अच्छा, तो सर केवल खड़े होकर दिखाओ, इमरान बोला। मैं गवर्नर हूँ जनाब, कोई सर्कस बॉय नहीं हूँ, जेमसन बोला। मैंने अपना जुम्मन वापस लिया। अरे हाँ, गवर्नर की शादी भी हुई है या नहीं? इमरान ने पूछा। शादी हो गई होती तो यहाँ क्यों भेजा जाता?
वो क्रोची के तवस से तराचा में मराहत हासिल करना चाहते थे। जेमसन ने कहा, फिर वही बकवास। जेमसन कुछ कहने ही वाला था कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बुरा सा मुंह बनाकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। इस बार मेडिलिना सामने खड़ी थी। उसने इमरान को मुखातिब करके कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि रात को तारों भरा आसमान दिखाऊंगी। दिन भर मुझे तारे ही नजर आते रहे हैं। इमरान बोला, तो क्या नहीं जाना चाहते? मेडिलिना ने पूछा। जरूर जरूर, इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। अंदर बड़ी घुटन है। खुली फिजा में पहुंचकर इमरान ने आसमान की तरफ देखा। कोई फर्क नजर न आया। वही रोजाना वाला बूढ़ा तारों भरा आसमान था और रात तारीख थी। अलबत्ता अजीब तरह की खुशबू फिजा में फैली हुई थी, जिससे बदले हुए माहौल का तस्वुर कायम होता था। यहाँ हम बेफिक्री से बात कर सकते हैं। ये बताओ कि तुमसे किस किस्म के सवालात किए गए थे? मेडिलिना ने पूछा। इमरान कन्फेशन चेयर वाली रुदात दोहराने लगा। वो खामोशी से सुनती रही और बात के इख्तिताम पर बोली, तो मेरा शुबा गलत नहीं था। बात खासी बढ़ गई है। वो मेरी टोह में है। शायद सारी इमारत बुक्ड है और हर जगह कैमरे नस्ब हैं। इमरान ने कहा, यही बात है, लेकिन वो उस जगह की गुफ्तगू नहीं सुन सकते जहां मैं मौजूद हूँ। एक मखसूस ऑपरेट्स मैंने सिर्फ अपने लिए तैयार कराया है, जो आवाज़ों की लहरों पर असरअंदाज होकर उन्हें लाई आनी सरसराहटों में तब्दील कर देता है। रिसीविंग ऑपरेट्स पर महज सरसराहटें सुनी जा सकती हैं। तो फिर मैं समझ गया, वो मेरी तवज्जो से तुम्हें पहचानना चाहते हैं। इमरान ने कहा, यही बात है, लेकिन तुमने बहुत मुनासिब जवाबात दिए थे। मेडिलिना ने कहा, इस तरह तुमने एक बार फिर मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इमरान बोला, और मैं ही तुम्हें ज़मीन पर वापस ले जा सकती हूँ। मेडिलिना बोली, ख़त्म करो मरीख का चक्कर। हमारा ट्रांसमिशन स्टेज करने में एक खामी रह गई थी। इमरान बोला, क्या मतलब? कैसी खामी? मेडिलिना चौंकी। हो सकता है तुम आदमी को ट्रांसमिट कर सकते हो, लेकिन बैक वक्त दो मुख्तलिफ अलअसल मादों को मनोगन हालात में ट्रांसमिट करना नामुमकिन है। इमरान ने कहा, मादा सिर्फ एक है और उसकी असल भी एक है। दो की बात क्यों कर रहे हो? मेडिलिना ने पूछा। मैंने तुम्हारी आसानी के लिए रूह को भी मादा ही कह दिया था। तुम जिस्म को ट्रांसमिट कर सकती हो, लेकिन दोबारा दोनों को मरबूत नहीं कर सकती। ट्रांसमिट होने वाला जिस्म रूह से खाली होगा। इमरान ने कहा, तुम्हें तजर्बा हो चुका है? मेडिलिना ने कहा, मैं अपने ज़रात का इंतशार देखने से पहले ही बेहोश हो गया था। इमरान बोला, तुम्हें ऐसा ही महसूस होना चाहिए। तुम बिल्कुल उसी तरह गायब हो गए थे जैसे क्रोची हुई थी। मेडिलिना बोली, मैं कहता हूँ असल मामले की तरफ आओ। साइंस फिक्शन अब खत्म कर दो। इमरान बोला, तुम पता नहीं किन हवाओं में हो। वो चारों वापस भेज दिए गए हैं। मिस्टर फ्रैंकलिन ने अपनी आंखों से कैप कैनेडी की बर्फबारी देखी और पागल हो गए। हमारा ठंडा सूरज तपते हुए रेगिस्तानों में भी बर्फबारी कर सकता है। मैं उसे तस्लीम कर लूंगा, लेकिन इसका मकसद? इमरान बोला, हाँ, अब हम अपने कॉज को आगे बढ़ाने के लिए एलानिया खराज वसूल करेंगे। फ्रैंकलिन के मुल्क के सालाना बजट के 10वें हिस्से के बराबर रकम का मुतालबा कर दिया गया है। अगर इसे पूरा ना किया गया तो इसके खिलाई प्रोग्राम का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह दूसरी बड़ी ताकत को भी हम अपनी कुव्वत का नमूना दिखाएंगे। मेडिलिना ने कहा, तो ये सब कुछ हो चुका है? इमरान बोला, जमीन पर वापस जाकर खुद ही तहकीक कर लेना। मेडिलिना ने कहा, खुदा के लिए मरीख पर मेरी मौजूदगी का मकसद भी बता दो, क्योंकि बड़ी ताकतों के मुकाबले में मैं एक बेविकत से मुल्क का बाशिंदा हूँ। इमरान ने कहा, तो मेरे लिए बेविकत नहीं हो। वो ठंडी सांस लेकर बोली, और यकीन करो कि अपना मकसद हासिल कर चुकी हूँ। तुम्हारे बगैर ये नामुमकिन था। बहुत दिनों से एक कांटा मेरे जहन में खटक रहा था। अचानक तुम्हारे यहाँ बाउल दे सौफ नामी पेंटिंग का किस्सा छिड़ गया। वो हमारे लिए बेहद अहम थी, लिहाजा उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ी। वरना हम तो उन चारों ममालिक के जिम्मेदार अफराद को मरीख पर पहुंचाने के इंतजामात में लगे हुए थे, और हमारी आबदोस्त कई माह से बहीरा अरब और बहीरा रूम के चक्कर लगा रही थी। मैंने सोचा कि लगे हाथों तुम्हें भी बुलवा लिया जाए। इसके लिए वॉन ब्रूफ को खुसूसी हिदायत दी गई थी। मेडिलिना ने कहा, बाउल सॉफ की तुम्हारे नज़दीक क्या अहमियत है? इमरान ने पूछा। ये नहीं बता सकती, मेडिलिना बोली। और इतनी नादिर नायाब पेंटिंग नजर आतिश कर दी गई। खदशा था कि वो फिर किसी के हाथ लग जाएगी। इन सारी बातों में क्या रखा है? अब जो कुछ कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। हर बात गौर से सुनता रहा हूँ, कहती रहो। जो शख्स मेरी ताक में है वो जीरो लैंड का गद्दार नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकती। मेडिलिना ने कहा, तुम्हारी ताक में भी है और जीरो लैंड से गद्दारी भी नहीं कर रहा। बात समझ में नहीं आई। इमरान ने पूछा, मुझसे जाति पर खास रखने वाले जीरो लैंड के गद्दार नहीं हो सकते। मेडिलिना ने कहा, वो तुमसे क्या चाहता है? मेरा खात्मा, ताकि मेरी आड़ में खुद सबसे बड़ा बन सके, क्योंकि यहाँ मेरे अहकाम दूसरों तक वही पहुँचाता है। मेडिलिना ने कहा,
लेकिन तुम उसके सर पर इस तरह मुसल्लत रहती हो। बस तरीक़ेकार है। अल्फांसे की गद्दारी के बाद से मैंने यही तरीक़ेकार इख्तियार किया है कि उनमें शामिल भी रहूं और उन्हें नज़र भी ना आऊं। क्या तुम्हारा वो दुश्मन इन्हीं दोनों में से कोई था जिन्होंने मुझे कन्फेशन चेयर पर बिठाया था? हाँ, वही जिसकी मूंछों के ऊपर दाएं जानिब सुर्ख रंग का एक बड़ा सा तिल है। अच्छा अच्छा, सूरज से तो एक बेहद नरम दिल डॉक्टर मालूम हो रहा था, इमरान बोला। इंतहाई कीनातोज़ और मक्कार आदमी है, होल्डन नाम है। तो तुम ये चाहती हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। तो फिर उसे और मुझे ज़मीन पर भेज दो और उसी यूनिट की सरबराही उसे सौंप दो जो मेरे मुल्क में है। मैं उसे मार डालूंगा। इमरान ने कहा। इतना लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया जाए? यहीं क्यों ना ख़त्म कर दो? मेडिलिना बोली। असूल की बात है। तुम खुद उसे इसलिए नहीं मार सकती कि तुमने जीरो लैंड के वफादारों पर हाथ ना उठाने की कसम खा रखी है, और मैं किसी ऐसे आदमी पर हाथ नहीं उठा सकता जिस पर हाथ उठाने का जवाब ना हो। इमरान ने कहा। जवाब तो यहाँ भी पैदा किया जा सकता है। वो किस तरह? वो तुम पर कातिलाना हमला करे और तुम उसे मार डालो। इसके बाद क्या होगा? इमरान ने पूछा। तुम्हें दूसरों से बचाकर जमीन पर पहुंचा देना मेरा काम होगा, मेडलिना ने कहा। मुझे इस मसले पर गौर गौर करने के लिए कल शाम तक मोहलत दो। और हाँ, जोसेफ को क्यों परेशान किया जा रहा है? मैंने तुमसे जो कुछ कहा था इसके सिलसिले में जरूर कोई कदम उठाया जाएगा। वैसे मुतमईन रहो, सिर्फ मेडिकल चेकअप उसी तरह होगा जिस तरह मैंने कहा था। ख्वामख्वाह मजबूरी है। उन्हें सुनाने के लिए जोसेफ के बारे में भी इजहार ख्याल करना ही पड़ा था। इस मेकअप में बहैसियत मेडिलिना तुम्हारी क्या पोजीशन है? इमरान ने कहा। होल्डन के बराबर का दर्जा रखती हूँ। क्या उसे इल्म ना होगा कि तुम मुझे बाहर ले आई हो? इमरान ने पूछा। वो जानता है, लेकिन मेरे मामलात में मुदाखलत करने का हक नहीं रखता। अगर इस वक्त भी छुपकर वो तुम्हारी निगरानी कर रहा हो तो? किसी जरिए से हमारी गुफ्तगू उस तक भी पहुंच रही हो तो क्या होगा? इमरान ने पूछा। एक फरलांग के दायरे में अगर हमारे अलावा कोई भी मौजूद होगा तो मुझे फौरन इल्म हो जाएगा, मेडिलिना बोली। मुजस्सिम रिसीवर हो रही हो? मुझे हर वक्त जागते रहना पड़ता है, वो बोली। ख्वामख्वाह अपनी जान को ये रोग लगा रखा है। घर बसाओ और खानदान बढ़ाओ, इमरान बोला। तुम भी यही क्यों नहीं करते? मेडिलिना ने कहा। मैं तो कलंदर हूँ, इमरान बोला। तुम सिर्फ मस्खरे हो। मरीख पर मस्खरा किसी नावल का उन्वान बन सकता है। अरे हाँ, तुम वो अपना ठंडा सूरज कहाँ रखती हो? यहीं से उसके ज़रात ट्रांसमिट किए जाते हैं और ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते वो एक चमकदार कुर्रा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मेडिलिना ने कहा। मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से उसे ट्रांसमिट किया जाता है, इमरान बोला। पहले तो मेरा काम करो, इसके बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, मेडिलिना बोली। मेरे पास कोई हरबा नहीं है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉक्स ही फ्राहम कर दो। इस मसले पर भी अब कल ही बात होगी। तुमने कल शाम तक की मोहलत मांगी है ना? चलो वापस चलें, मेडिलिना बोली। वो टहलते हुए इमारत से करीबन निस्फ मील दूर निकल आए थे। मेडिलिना वापसी के लिए मुड़ी। हाँ, ये लो। उसने कोई वजनी सी चीज इमरान के हाथ में थमा दी। ये क्या है? इमरान ने पूछा। चाकू। बटन दबाने से फल बाहर निकल आता है, मेडिलिना ने कहा। बस चाकू? मुझे इल्म है कि तुम इसमें इतने ताक हो कि इस सनक जैसे माहिरीन के मुकाबिल में आ सकते हो। इलेक्ट्रॉक्स क्यों नहीं? इमरान ने पूछा। हम अपना ऐसा कोई हरबा बखुशी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी जीरो लैंड से गद्दारी के मुतरादिफ होगा, मेडिलिना ने कहा। इस खदशे के तहत कि कहीं वो आमना हो जाए, इमरान बोला। हाँ, यही बात है। जीरो लैंड के न जाने कितने राज मेरे सीने में दफन हैं। एक अदद इलेक्ट्रॉक्स समेत जो शुगर बैंक पर मेरे हाथ लगा था। मुझे तो सिर्फ इस वक्त तुम लोगों की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है जब मेरे मुल्क में तुम्हारी सरगर्मियां मंजरेआम पर आने लगती हैं, इमरान बोला। इसके बावजूद भी हमारी सरगर्मियां तुम लोगों के खिलाफ नहीं होती। हम सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, मेडिलिना बोली। तुम्हारी मौजूदगी तो गैरकानूनी होती है ना? इमरान ने कहा। वो गुफ्तगू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। दफतन मेडिलिना रुक गई। क्या बात है? इमरान ने पूछा। ठहरो, एक से ज्यादा अफराद। क्या मतलब? पॉइंटर पर एक से ज्यादा अफराद की मौजूदगी का इशारा मौसूल हुआ है और वो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मरीख की मक्खियां ना हो? नहीं, उनकी मौजूदगी का इशारा इससे मुख्तलिफ होता है। इसलिए चलते रहो, लेकिन होशियार रहना। होल्डन किसी तेंदुए की तरह हमलावर होता है, मेडिलिना बोली। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मरीख पर ही रह पड़ूं, इमरान बोला। वो कुछ ना बोली। दोनों आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ते रहे। फिर अचानक थ्रेसिया वो रास्ता छोड़कर बाएं जानिब मुड़ती हुई आहिस्ता से बोली। तुम सीधे चलते जाओ। और फिर कबल इसके कि इमरान वजह पूछता, वो अंधेरे में मदगम हो गई। इमरान चलता रहा। ठहर जाओ, दफतन किसी कदर फासले से आवाज आई।
वरना फायर कर दिया जाएगा। इमरान जहाँ था वहीं रुक गया। दूसरे ही लम्हे उस पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और उसने देखा कि ये टॉर्च राइफल की नाल से मुंसलिक थी। तुम बाहर कैसे आए? उसने सवाल किया। अंदर घुटन महसूस कर रहा था, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ और कौन है? मेडिलिना थी, मुझे यहीं रुकने का कहकर अभी अभी कहीं चली गई है। लेकिन तुम रुके हुए तो नहीं थे, चल रहे थे। अचानक खौफ महसूस हुआ और मैं इमारत की तरफ चल पड़ा। पता नहीं वो वापसी में कितनी देर लगा दे। इमरान ने कहा। अच्छा, तो चलो। फिर एक टॉर्च और रोशन हुई और अंधेरे में इधर उधर चकराने लगी। इमरान इमारत की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन अब वो अंधेरे में रास्ता तय नहीं कर रहा था। उकुब से टॉर्च की रोशनी मुसलसल उसकी रहनुमाई कर रही थी, लेकिन इमारत में दाखिल हो जाने के बाद उसे जेमसन वाले कमरे में जाने से रोका गया। उधर उसके उकुब में चलने वाले ने दाएं जाने वाली राहदारी में चलने को कहा। इमरान खामोशी से उधर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे रोका गया। क्या ये किसी किस्म की वर्जिश है? इमरान भिन्ना कर बोला। इस दरवाजे में राइफल की नाल से इशारा किया गया। इमरान दरवाजे से गुजरा ही था कि वो बंद हो गया और ये कोई कमरा नहीं था, बल्कि लिफ्ट थी और नीचे जा रही थी। उसे यहाँ तक पहुँचाने वाला बाहर ही रह गया था। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुल गया। यहाँ भी एक आदमी मौजूद था, जिसने उसे बाहर आने का इशारा किया। इस मरहले से गुजरकर वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा, जहां होल्डन शायद उसी का मुंतजिर था। इस बार इमरान ने उसका बगौर जायजा लिया। आंखों की बनावट से सफाक और सद मोहर आदमी मालूम होता था। मिस्टर इमरान, ये क्या हिमाकत थी? उसने नरम लहजे में पूछा। किस हिमाकत का जिक्र कर रहे हो? इमरान ने अहमकाना अंदाज में सवाल किया। क्या तुम्हें किसी ने बताया था कि यहाँ इस तरह तन्हा निकल जाना खतरनाक भी साबित हो सकता है? होल्डन ने कहा। मैं तन्हा नहीं था, मुझे मेडिलिना लेकर गई थी। क्यों, मिस्टर इमरान? होल्डन ने पूछा। मैंने उससे कहा था कि मैं मरीख की रात भी देखना चाहता हूँ, इमरान बोला। लेकिन वो तो तुम्हारे साथ नहीं थी। बस वो मुझे वहीं रुकने को कहकर किसी तरफ निकल गई कि उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उसने कुछ सोचते हुए सर को जुम्बिश दी और थोड़ी देर इमरान की आंखों में देखते रहने के बाद बोला। वो चारों जमीन पर वापस भेज दिए गए हैं। मुझे मालूम है, मेडिलिना ने बताया था। क्या ये नहीं बताया कि तुम्हें क्यों रोका गया है? मैंने पूछा ही नहीं था, इमरान बोला। क्यों नहीं पूछा था? होल्डन बोला। मैं जानता हूँ कि मेरी वापसी नामुमकिन है, इमरान ने कहा। क्यों मिस्टर इमरान? मेरी वजह से तुम्हारी तंजीम को जो नुकसानात पहुंचे हैं, उन्हीं की बिना पर, इमरान ने कहा। इसके बावजूद भी तुम मुतमईन नजर आते हो, होल्डन बोला। ये मेरी आदत है। और तुम जिंदा भी रहना चाहते हो? कौन ना चाहेगा? तो फिर इसकी एक ही सूरत है, होल्डन ने कहा। मैं सुन रहा हूँ, इमरान ने लापरवाही से कहा। लेकिन शायद दिलचस्पी नहीं ले रहे। अपनी जान बचाने से किसी दिलचस्पी नहीं होती। अच्छा, तो फिर मुझे ये बता दो कि मेडिलिना तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? होल्डन ने सवाल किया। अरे वो, इमरान अहमकाना अंदाज में हंस पड़ा। संजीदगी इख्तियार करो मिस्टर इमरान, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी और मौत का सवाल है, होल्डन बोला। दरअसल मैं इसकी दिलचस्पी लेने वाली बात पर हंसा था। ऐसी ही दिलचस्पी उसने मिस्टर रॉजर फ्रैंकलिन में भी ली थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही ले डाली थी, इमरान बोला। ये बात नहीं है मिस्टर इमरान, तुम्हारे मामले में वो संजीदा मालूम होती है, होल्डन ने कहा। होगी भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं महसूस हुआ। क्या वो T3 भी हो सकती है? मेरा ख्याल है T3 भी कोई स्याफाम औरत नहीं हो सकती। और फिर ये तुम कह रहे हो, मुझे हैरत है। वो मेकअप में भी हो सकता है, होल्डन ने कहा। पूरे जिस्म का मेकअप मेरे लिए नई चीज है, इमरान ने हैरत से कहा। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, होल्डन बोला। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इमरान ने कुछ कहना चाहा। वो कुछ और भी कहता, लेकिन जुमला पूरा ना हो सका क्योंकि एक औरत चीखती हुई हॉल में दाखिल हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बेहद खौफजदा हो। फिर एक कदावर आदमी दिखाई दिया, जिसके हाथ में बैद था। शायद वो इससे खौफजदा होकर चीख रही थी। वो बैद उठाए हुए उसकी तरफ बढ़ा था। बचाओ, बचाओ! औरत चीखती हुई उनकी तरफ आई। खुदा के लिए मुझे बचाओ, वो बिलबिलाकर बोली। ये क्या है? इमरान ने तल्ख लहजे में होल्डन से पूछा। ये उनका जाती मामला है, होल्डन ने लापरवाही से कहा। ये उसकी बीवी है। देवपैकर आदमी बैद उठाए हुए इमरान के सामने आ खड़ा हुआ और उससे बोला, तुम हट जाओ। हर चंद की बीवियां इसी काबिल होती हैं, इमरान सर उठाकर बोला। लेकिन मर्दों को सिर्फ सोच कर रह जाना चाहिए। मैं कहता हूँ हट जाओ सामने से, वो जोर से धाड़ा। हट जाओ मिस्टर इमरान, होल्डन ने कहा। हमारे कवानीन के मुताबिक जन और शौहर के मामलात में कोई तीसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और मेरे साथ मेरा कानून चलता है। ये औरत मेरी पनाह में है, ये मुझसे कह रही है कि मैं इसे बचाऊं। तो फिर मिस्टर इमरान,
अगर तुम इसके हाथों मारे भी जाओ तो मैं कुछ ना कर सकूंगा। यही हमारा कानून है। बस, तो अब अपने और मेरे कवानीन को टकराने दो। भला मरीख पर मेरे खून का कौन दावेदार हो सकता है? इमरान बोला। होल्डन ने गजबनाक शौहर से कहा, ये तुम्हारी बीवी का हिमायती है, तुम्हारे आपस के मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, लिहाजा जो तुम मुनासिब समझो कर सकते हो। पहले मैं इसे ही खत्म करूंगा। गजबनाक शौहर गुर्राया। इसी बेत से इसे मारूंगा। तुम्हारी मर्जी, होल्डन ने लापरवाही से कहा। लेकिन एक बात, इमरान हाथ उठाकर बोला, अगर ये मेरे हाथों मारा गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, होल्डन ने कहा। यानी तुम्हारे कानून के मुताबिक ये कोई जुर्म ना होगा? इमरान ने पूछा। हरगिज नहीं। डोइल हमारे यहाँ कानूनी हैसियत रखता है। तो फिर मेरे लिए भी एक बेत फराम किया जाए। ये नामुमकिन है। तुम्हारे पास जो हरबा हो तुम उससे अपना बचाव कर सकते हो। और अगर कोई हरबा ना हो तो फिर? इमरान ने पूछा। तो फिर तुम्हारा मुकद्दर। मिस्टर इमरान, खाली हाथ लड़ो। हम कोई चैलेंज कुश्ती तो करा नहीं रहे कि तुम्हारे लिए भी बेद मुहैया करें, होल्डन ने कहा। खैर, खाली हाथ ही सही, अपनी जिंदगी में तो इस औरत को पिटने नहीं दूंगा, ख्वाह ये 10 बार इसकी बीवी हो। फिर सोच लो, तुम खामख्वाह मुदाखलत कर रहे हो, होल्डन ने कहा। इमरान अच्छी तरह जानता था कि उसे मारने के लिए ये ड्रामा स्टेज किया गया है, क्योंकि थ्रेसिया के बयान के मुताबिक उसकी सजाए मौत के फैसले पर उस वक्त तक अमल नहीं किया जा सकता था जब तक थ्रेसिया उसकी तौसीक न कर देती। मैंने सोच लिया है, इमरान ने कहा और देवजात से बोला, हॉल के वस्त में चलो। वो सर हिलाकर दूसरी तरफ मुड़ गया और इमरान ने होल्डन से कहा, जब तक मैं मार ना लिया जाऊं इस औरत को तुम्हारी पनाह में देता हूँ। मुझे मंजूर है, होल्डन बोला और फिर चीखकर औरत से कहा, तुम अब यहाँ क्यों खड़ी हो? दफा हो जाओ। वो दौड़ती हुई हॉल से निकल गई। देव पैकर आदमी ने हॉल के वस्त में पहुंचकर इमरान को ललकारा। मैं आ रहा हूँ, फिक्र मत करो, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। इस पहाड़ के सामने वो बोना लग रहा था। शायं बेद वाला हाथ घूमा और इमरान उछलकर पीछे हट गया, लेकिन ये फासला एक सेकंड के लिए भी बरकरार न रह सका। देव पैकर आदमी ने इतनी फुर्ती से दूसरा हमला किया कि इमरान मुतहैयर रह गया। इस डेल डोल वाले से ऐसी फुर्ती के मुजाहरे की तवक्का नहीं की जा सकती थी। बहरहाल, इमरान को अंदाजा हो गया था कि जरा सी चूक भी मार खिलवा सकती है। उधर होल्डन आवाज़ बुलंद कह रहा था, ये मुकाबला इस वक्त तक जारी रहेगा मिस्टर इमरान, जब तक तुम में से कोई एक मर ना जाए। इमरान कुछ ना बोला। उसने तीसरा हमला बचाया था। चौथे हमले पर इमरान ने एक बेत खाकर खुद भी एक लात उसके पेट पर चढ़ दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो तो उसे उसकी जगह से हिला भी ना सका था। एक ऐसी लात जाया हुई थी जो किसी पहलवान के कदम भी उखाड़ देती, लेकिन इमरान को ऐसा मालूम हुआ था जैसे उसकी लात सीमेंट की बोरी पर पड़ी हो। ठहरो, ठहरो, होल्डन हाथ उठाकर बोला। इमरान का हरीफ जहां था वहीं रुक गया। इमरान भी दम देने के लिए इस मौके को गनीमत जाना और रुककर होल्डन की तरफ देखने लगा। होल्डन ने उसे मुखातिब करके कहा, मिस्टर इमरान, अभी तुमने फ्री स्टाइल कुश्ती का एक दाव आजमाया था, इसलिए क्यों ना फ्री स्टाइल कुश्ती ही हो जाए। जल्द फैसला हो जाएगा। तुम बार बार नई तजवीज़ें क्यों पेश कर रहे हो? उसे बेत चलाने दो, इमरान बोला। तुम उछल कूद कर बेत की सद से बच जाते हो, इसी तरह उसे दौड़ाते रहोगे। मैं जल्द फैसला चाहता हूँ, होल्डन ने कहा। फ्री स्टाइल कुश्ती खतरनाक साबित होती है, क्योंकि इमरान का मुकाबिल उसके वजन का दोगुना जरूर होगा। एक बार भी उसकी गिरफ्त में आ जाता तो शायद छुटकारा मुश्किल हो जाता। जरा देर को उसकी आंखों में तरद्दुद के साए लहराए, फिर वो लापरवाही से बोला, अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त है मिस्टर इमरान? होल्डन ने तंजिया लहजे में पूछा। फिर मैं भी जिस तरह चाहूंगा इसे मार डालूंगा। क्या मतलब? तुम देख ही रहे हो कि ये पहाड़ है और मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है मिस्टर इमरान, तुम जिस तरह भी चाहो इसे मार डालना, वो हंसकर बोला, और मुझे कोई एतराज ना होगा। ड्यो पैकर हरीफ ने बैद एक तरफ फर्श पर डाल दी और इमरान पर हमले के लिए घात लगाने लगा। इमरान इस चक्कर में था कि उसकी पहुंच से दूर ही रहकर उसे किसी तरह गिराने की कोशिश करे, क्योंकि पहले ही एक लात रसीद करके उसकी कुव्वत और हाजिर दिमागी का अंदाजा लगा चुका था और अच्छी तरह जानता था कि अगर एक बार भी उसकी गिरफ्त में आ गया तो गुलो खलासी नामुमकिन हो जाएगी। दफतन हरीफ ने उस पर छलांग लगाई और इमरान तरछा होकर खुद ही फर्श पर लौट लगा गया। हरीफ मुंह के बल फर्श पर चला आया। फिर उसने दोनों हाथ टेक कर फुर्ती से उठ बैठने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही इमरान के जूते की नोक उसकी कनपटी पर पड़ी। ये ज़र्ब ऐसी थी कि हाथी को भी होश बेहोश कर देती, लेकिन वो उठकर खड़ा हो गया। अलबत्ता उसके अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ सुझाई ना दे रहा हो। दोनों हाथ इस तरह फैल गए थे जैसे कोई अंधा सहारे के लिए इधर उधर कोई दीवार टिटोल रहा हो। उसी आलम में इमरान ने उठकर उसके सीने पर एक फ्लैंक किक रसीद की। वो दूसरी तरफ उलट गया। उसका सर जोरदार आवाज के साथ फर्श से टकराया। इस बार इमरान ने उस पर छलांग लगाई और सीने पर सवार होकर गला घोंटने लगा।
खबरदार हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। उकुब से होल्डन की आवाज आई। लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने पिस्तौल निकाल लिया है। हरीफ की गर्दन पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और उस पर से उठते उठते इमरान ने पतलून की जेब से मेडिलिना का दिया हुआ चाकू निकाल लिया। बटन दबते ही उसका फल दस्ते से बाहर आ गया और फिर वो चाकू इमरान की गिरफ्त से निकलकर फिजा में तैरता हुआ होल्डन की गर्दन में पेवस्त हो गया। इसी वक्त होल्डन के पिस्तौल से भी एक गोली चली, लेकिन निशाने पर ना बैठ सकी क्योंकि फर्श पर गिरते वक्त उसका हाथ छत की तरफ हो गया था। फिर पिस्तौल को छोड़कर उसने अपनी गर्दन से चाकू खींच निकाला, लेकिन उससे पहले ही इमरान की गिरफ्त चाकू के दस्ते पर मजबूत हो चुकी थी। चाकू का फल दस्ते तक गर्दन में उतर गया था और दूसरे झटके में नरखरे को काटता हुआ गर्दन से बाहर भी आ गया। खड़खड़ाहट के साथ खून का फवारा छूटने लगा। उधर देवपैकर हरीफ धाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन शायद अभी तक उसकी आंखों में अंधेरा छाया हुआ था। इमरान ने होल्डन का पिस्तौल उठाया और निहायत इत्मीनान से उसकी पेशानी का निशाना लेकर फायर कर दिया। एन उसी वक्त हॉल में अंधेरा छा गया। कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई दी और इमरान बड़ी फुर्ती से करीबी दीवार से जा लगा। वो कुछ नहीं जानता था कि अब क्या होगा। मेडिलिना का दूर दूर तक पता नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने ऊंची आवाज में पूछा। फिर दूसरी आवाज आई, फ्यूज बॉक्स देखो। इमरान के एक हाथ में चाकू था और दूसरे में पिस्तौल, लेकिन लाहासिल वो तो इस अंधेरे से फायदा नहीं उठा सकता था। किधर जाता? बल्कि निजाम के तहत खुलने और बंद होने वाले दरवाजों के ऑपरेशन स्विच कहाँ तलाश करता? तो गोया अब वो इतनी ही देर के लिए महफूज था जब तक कि हॉल में दोबारा रोशनी ना हो जाती। अचानक किसी ने उसका बाजू पकड़कर सरगोशी की, चुपचाप चले आओ मेरे साथ। वो तो उससे पहले ही मेडिलिना के लिबास की मखसूस खुशबू महसूस कर चुका था, वरना चाकू वाला हाथ कभी का घूम गया होता। वो उसका बाजू थामे दीवार ही से लगी हुई चलने लगी। इमरान बड़ी एहतियात से चल रहा था। ऐसे हालात में भी उसका जहन इस मसले से उलझा हुआ था कि आखिर वो औरत क्या कर रही है और हकीकतन उसका मकसद क्या है। जरा संभल कर कुछ दूर चलने के बाद मेडिलिना ने सरगोशी की, यहाँ से जीने शुरू होते हैं। रुक जाओ, बस दायां पैर एहतियात से आगे बढ़ाओ। मैं 2 जीने उतर गई हूँ। बस ठीक। 3 जीने उतरने के बाद इमरान ने दरवाजे की सुरकने की आवाज सुनी। शायद जीनों वाला रास्ता मसदूद कर दिया गया था। वो खामोशी से जीने उतरता रहा। मस्ताह जमीन पर पहुंचने के बाद फिर किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। इमरान ने इस दौरान में पिस्तौल और चाकू को हाथ से नहीं जाने दिया था। जीने तय करते वक्त पिस्तौल तो जेब में डाल दिया था, लेकिन चाकू को बदस्तूर हाथ ही में रखा था। अगर तुम थकन महसूस कर रहे हो तो जरा देर को बैठ जाओ, मेडिलिना ने कहा। इस बार वो ऊंची आवाज में बोली थी। शुक्रिया, वैसे ये खतरनाक खेल था, इमरान ने कहा और वहीं बैठ गया। लेकिन मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर एतमाद था। वो देवजाद मुफ्त में मारा गया, इमरान बोला। उसे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता था। वो होल्डन का दस्तेराज था, मेडिलिना ने कहा। बाहर तो मुझे छोड़कर क्यों भागी थी? इमरान ने पूछा। तुमसे अलग रहकर तुम्हारी हिफाजत करना चाहती थी। अगर ऐसा ना होता तो ठीक उस वक्त तुम्हारे पास कैसे पहुंच सकती थी जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? जोसेफ कहाँ है? इमरान ने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा। महफूज है, उसे भी इमारत से निकाल दिया गया है। और अब जेम्बो झींगे को भी ले जाओ। तब यहाँ का इंचार्ज कुछ इस तरह अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा कि यहाँ हंगामा बर्पा करने के बाद जेमसन की मदद से फरार हो गए। मरीख से? इमरान ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। खुदा की पनाह, हर वक्त तुम्हारा जहन जागता रहता है क्या? मेडिलिना बोली। आखिर तुम इतनी बदवास क्यों हो रही हो? इमरान बोला। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आई, यहाँ से हिलना भी नहीं। वो उसे अंधेरे में छोड़कर चली गई, लेकिन दोबारा वापसी में देर न लगाई। और उस बार इमरान ने कई कदमों की चापें सुनी। ये दोनों भी आगे, अब उठो। वो उसके करीब पहुंचकर बोली। फिलहाल ये गार में तुम्हें काम करना पड़ेगा और फिर कल ट्रांसमिट कर दिए जाओगे। इमरान कुछ न बोला। महदूद रोशनी वाली टॉर्च के सहारे वो रास्ता तय करते रहे। ये एक तंग सा पहाड़ी दुर्रा मालूम होता था। वो चलते रहे। दुर्रे से गुजर कर उन्हें फिर चढ़ाई पर चलना पड़ा। ये सफर खामोशी से तय हो रहा था। मेडिलिना टॉर्च लिए आगे आगे चल रही थी। इमरान उसके पीछे चल रहा था। फिर जेमसन और जोसेफ थे। बिलाखिर वो एक गार तक जा पहुंचे और इमरान ने मेडिलिना से पूछा, क्या अंधेरे ही में पड़े रहेंगे? नहीं, यहाँ रोशनी का इंतजाम हो सकेगा, क्योंकि यह रोशनी बाहर से ना देखी जा सकेगी। और तुम लोग मेरी अदम मौजूदगी में बाहर निकलने की कोशिश मत करना, मेडिलिना ने कहा। फिर उसने एक बड़ा सा कार्बाइड लैंप रोशन कर दिया, जो वहां पहले से ही मौजूद था। मेडिलिना चलने लगी तो इमरान भी उसके साथ ही गार के दहाने की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुमसे कुछ बातें करनी है। जरूर करो, वो गार के दहाने के करीब रुकती हुई बोली। इमरान ने हंसकर कहा, दो तरफा मार करने की माहिर हो? क्या मतलब? वो चौंकी।
होल्डन ने तुम्हारे मुतालिक मुझसे जो सवालात किए थे वो रटे रटाए मुकालमों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते थे। तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा। उसे शुबा तक नहीं था कि तुम थ्रेसिया हो, लेकिन तुम उसकी मौत चाहती थी और वो मुझे मार डालना चाहता था, और इसकी तदबीर तुमने ही सुझाई थी। हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत या अपने किसी और आदमी की जान बचाने के लिए वो मुझे मार सकता था। तुम्हारी तंजीम का कानून ऐसी सूरत में उससे बाज़पुरस ना होता। अगर ये बात होती तो इतने नपे तुले अंदाज में वो मेरे हाथों ना मारा जाता। चूंकि स्कीम तुम खुद तुम्हारी मुरत्तब करता थी, इसलिए तुम मुझे निकाल ले जाने के लिए ठीक वक्त पर सही जगह पहुंच सकी। इमरान बोला। क्या मुझसे ऐसी बकवास करते वक्त तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? मेडलिना तेज लहजे में बोली। बस ये जताना था कि तुम इस मामले में भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकी। और दूसरी बात यह कि मैंने मरीख पर ही रहने का फैसला कर लिया है। इमरान बोला। ज़्यादा हाथ पैर ना फैलाओ, वरना मारे जाओगे। और हाँ, वो चाकू अब मुझे वापस कर दो। मेडिलिना बोली। ये क्या बात हुई? कुछ तो रहने दो मेरे पास। क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम पर हमला कर बैठूंगा? इमरान बोला। जहन्नम में जाओ, कहती हुई वो गार के दहाने से निकल गई। इमरान उन दोनों के पास वापस आ गया। ये सब क्या हो रहा है योर मैजेस्टी? जेमसन ने पूछा। गवर्नरी से बरतरफ कर दिए गए हो। अब फिर वही जुम्मन की जुम्मन। इमरान बोला। मैं समझा नहीं। जेमसन ने कहा। अगर मुमकिन हुआ तो मेरे साथ जाओगे। यानी हम सब साथ ही ट्रांसमिट होंगे? जेमसन बोला। इमरान कुछ ना बोला। वो सोच रहा था कि अब थ्रेसिया पर एतमाद करे या नहीं। जिस तरह दो तरफा साजिश करके उससे होल्डन को ख़त्म कराया था, इसी तरह मालूम नहीं अब उनके लिए किस किस्म का जाल तैयार कर रही हो। नहीं, वो अपने मरीख वाले स्कैंडल का रासपाश नहीं होने देगी। इस हद तक उस पर एतमाद नहीं कर सकेगी। और खुद उसका क्या फ़र्ज़ होगा? क्या वो सारी दुनिया को इस तंजीम के हाथों ब्लैकमेल होने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके जहन ने जवाब दिया। उसने दोनों को गार से निकल चलने का इशारा करके होठों पर उंगली रख ली, यानी वो चुपचाप निकल चलें। दोनों ने तामील की। गार से निकलकर इमरान ने नीचे जाने की बजाय चढ़ाई ही पर चढ़ने का फैसला किया। दोनों खामोशी से उसकी तकलीद करते रहे। आखिर जेमसन का दम घुटने लगा और उसने आहिस्ता से कहा, ये स्याफाम औरत इतनी हमदर्द क्यों हो गई है? इमरान चलते चलते रुक गया और उसकी तरफ मुड़े बगैर सवाल किया। उसने तुमसे क्या कहा था? यही कि मुझे भी आप दोनों के साथ ट्रांसमिट किया जाएगा, और वो मुझे इमारत के एक तहखाने में ले गई थी। तुम और जोसेफ किस तरह यकजा हुए थे? ये उस तहखाने में पहले से मौजूद था, जेमसन ने बताया। तुम उस तहखाने में कैसे पहुंचे थे जोसेफ? इमरान ने सवाल किया। मुझे तो वो सफ़ेद बंदरिया सीधी वहीं ले गई थी और बंद कर दिया था। कहने लगी कि यहाँ शराब किसी तरह भी नहीं पहुंच सकेगी। फिर मैं वहाँ तन्हा रह गया, जोसेफ ने बताया। फिर हम दोनों को आप तक पहुंचा दिया गया, जेमसन ने कहा। यही सबसे बड़ी गलती की थी, इमरान गुस्सीले लहजे में बोला और फिर चल पड़ा। लेकिन शायद हमें इसी गार से ट्रांसमिट किया जाता, जेमसन ने कहा। मैं मरीख पर ही रहना चाहता हूँ, इमरान बोला, इसलिए गार से भाग निकला। तो भागकर ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हैं? उसे धोखे में रखने के लिए, इमरान ने जवाब दिया। भागने वाले अमूमन ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि भागते ही चले जाएं। मैं समझा नहीं। पहाड़ की चोटी से हम आसमान पर छलांग नहीं लगा सकेंगे, इतनी अकल वो भी रखती है। लेकिन हमें नीचे ही तलाश किया जाएगा, इमरान बोला। बात तो ठीक है बॉस, लेकिन अगर हम भूखों मर गए तो? खामोशी से चलते रहो। सर्दी शदीद थी, लेकिन जिस मेहनत शाखा से वो दो चार थे, उसने सर्दी के एहसास को बड़ी हद तक कम कर दिया था। आखिरकार वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां से आसमान ही की तरफ छलांग लगाई जा सकती थी। यानी ये इस जगह की इंतहाई बुलंदी थी। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद उन्हें यहीं से छुपाने को एक ऐसी जगह मिल गई जहां बारिश से भी महफूज रह सकते थे। ये एक छोटा सा कुदरती साइबान था। इमरान ने इन दोनों से कहा कि अगर वो सोना चाहें तो सो सकते हैं, वो खुद जागता रहेगा। और फिर वो दोनों नहीं नहीं करते रहने के बावजूद भी सो गए। इमरान जागता और सोचता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसके जहन पर भी नींद की ओरिश हो गई और वो भी बेखबर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।